दोस्तों, एक लड़के को उसकी महबूबा नहीं मिलती है तो वो साधु बन जाता है। लेकिन साधु बनने के बाद भी जब उसे चैन नहीं मिलता है तो वो एक दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और फिर लड़की के ससुराल पहुंच जाता है, जहां पर उसके गांव के ही निकट एक तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगता है। दोस्तों, अब वो साधु लड़का तरह तरह का उपाय करने लगता है अपने प्रेमिका को हासिल करने के लिए, और एक दिन धीरे धीरे करके उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो लड़की इस लड़के को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़का लड़की को देखते ही कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन दोस्तों, अब वो लड़की बदल चुकी थी। अब उसका हालात बदल चुका था, उसका समय बदल चुका था। लड़की उसे समझाती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लड़का समझाने के बावजूद भी नहीं मानता है, और अब जब भी उसे मौका मिलता वो लड़की के घर तक पहुंच जाया करता था। इस बात से लड़की बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है, कोई देख लेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी बदनामी होगी, हम दोनों मारे जाएंगे। दोस्तों, लड़की इसी सोच विचार में काफ़ी परेशान रहती है। तभी एक दिन ऐसा होता है जिसका उसे डर रहता है। हेलो दोस्तों, हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की स्वाति नाम की लड़की का। वो अपने गांव के ही निकट वाले गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। दोस्तों, उस लड़के का नाम सूरज होता है। लेकिन सूरज और स्वाति का ये प्यार उनके घर वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि दोनों का जात बिरादरी अलग होता है, इसलिए वो काफ़ी कड़ाई करते हैं। फिर भी वो दोनों नहीं मानते हैं, तो गांव में आए दिन बदनामी का चर्चा बना रहता है। अब उनकी जात बिरादरी भी अलग थी, इसलिए शादी भी दोनों में नहीं हो सकती थी। यही सब सोच विचार करके स्वाति के घर वाले स्वाति का शादी उसके घर से करीब 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के एक जिले में तय कर देते हैं। जिस लड़के से स्वाति का शादी तय होता है, उस लड़के का नाम संदीप रहता है। जब उसकी शादी तय हो जाता है तो एक दिन स्वाति और सूरज मिलता है। सूरज कहता है, जा रही हो लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। स्वाति कहती है, क्या करोगे, जीना तो आखिर पड़ेगा ही। सूरज कहता है, तुम्हारी शादी जहां हो रही है तुम देख लेना, वहीं पर तुम्हारे घर एक दिन मैं जरूर आऊंगा और उसी घर के आसपास रहने लगूंगा और फिर वहीं से तुमको भगा ले जाऊंगा। स्वाति कहती है, अच्छा बताओ कितना प्यार करते हो तुम हमसे। सूरज कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा, मैं जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। स्वाति कहती है, अगर इतना ही प्यार करते हो तो ऐसा करते हैं, चलो हम दोनों कहीं दूर अभी ही भाग जाते हैं। दोस्तों, अब दोनों भागने के लिए प्लान बनाते हैं। दोनों अपने प्लान के मुताबिक वहां के निकट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इधर उनके घर वाले उन पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए जैसे ही वो ट्रेन पर बैठते उससे पहले स्वाति के घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और फिर दोनों को पकड़कर वहां से लाता है और फिर सूरज को पुलिस के हवाले कर देता है। अब दोस्तों, पुलिस के हाथों उसे पूरी तरह से पिटवाते हैं। अब इधर स्वाति की तय समय पर शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद स्वाति अपने ससुराल पहुंच जाती है। इधर शादी के बाद सूरज काफी दुखी हो जाता है और फिर अपने घर को छोड़कर वो दिल्ली चला जाता है। सूरज 2-4 महीना दिल्ली में ही बिताता है, लेकिन स्वाति के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता है। उसे स्वाति की बहुत याद आ रही थी। वहां से फिर वो निकल पड़ता है, लेकिन वो अपने गांव नहीं जाता है। वो सीधा वहां से बिहार के उस गांव में पहुंच जाता है जहां पर स्वाति का ससुराल रहता है। दोस्तों, स्वाति की जब शादी तय होती है, शादी के 5-6 दिन पहले
सूरज स्वाति के ससुराल में जाकर ये देखने का प्रयास करता है कि अगर यहाँ पर स्वाति की शादी होती है तो मैं इसके आसपास आकर कहाँ पर रह सकता हूँ। अब दोस्तों, उसके गांव के ही निकट में एक तालाब था और एक शिव मंदिर था, और शिव मंदिर के ही सटे हुए एक कुटिया था जिसमें कि एक महात्मा रहा करता था। वही महात्मा उस मंदिर का सेवा किया करते थे, उस मंदिर का साफ सफाई किया करते थे। दोस्तों, सूरज यही देख करके गया हुआ था कि मैं अगर कभी आऊँगा तो यही महात्मा के पास मैं रहूँगा। दोस्तों, जब वो दिल्ली से आता है तो वो सीधा महात्मा जी के पास आता है और उनके पैरों पर गिर जाता है और कहता है, बाबा जी, मैं आपका शिष्य बनकर आपके पास ही रहना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब जब महात्मा जी देखते हैं तो कहते हैं, बेटा, तुम तो अभी काफी नवयुवक लग रहे हो, तुम तो महात्मा के जीवन जीने योग्य अभी नहीं हो। ये सब क्या तुम सोच रहे हो? ऐसी कौन सी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण तुम ये सब सोच रहे हो? अब सूरज कहता है, बाबा जी, मेरी बचपन से ही यही ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसे महात्माओं का सेवा करूं और ईश्वर की भक्ति करूं। महात्मा जी जब उनकी बातों को सुनते हैं तो कहते हैं, चलो ठीक है, मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ। दोस्तों, महात्मा की उम्र लगभग 75-80 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, रहेगा तो अच्छा ही है, भिक्षा मांग कर लाएगा, खाना वगैरह बनाएगा और मंदिर की भी साफ सफाई किया करेगा। वो कहते हैं, ठीक है बेटा, और फिर महात्मा सूरज को समझाते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ 40 साल से हूँ, अपने मर्यादा का बेटा हमेशा ख्याल रखना, कभी कोई कुछ कह ना पाए, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। दोस्तों, वो वहीं पर रहने लगता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में स्वाति बसी होती है। स्वाति का घर लगभग उस कुटिया से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो दिन भर स्वाति के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो फिलहाल महात्मा जी की बहुत ज्यादा सेवा करने में लग जाता है। फूल फुलवारी लगाता है, बाग बगीचा सजाता है और 2-3 महीने के अंदर ही वो वहाँ का नक्शा ही बदल देता है। अब वहाँ पर जो भी लोग आते थे वो महात्मा जी से कहते थे, बाबा जी, आपका जो चेला है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक दिल का है। अब दोस्तों, धीरे धीरे वो बाबा जी का दिल जीत लेता है। उनके साथ वो हफ्ते में 2 दिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और उतने में ही उनको इतना मिल जाता था कि रोज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे वो बाबा सूरज को भी अपने साथ भिक्षा मांगने के लिए ले जाने लगे थे और क्षेत्र में पहचान कराने लगे कि अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो ये मेरा चेला है, इसे ही भिक्षा आप लोग दे दीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिन बाद वो अकेले ही भिक्षा मांगने के लिए जाने लगता है और अब उसे वो मौका मिल गया था कि वो स्वाति के घर जा सके और उससे मुलाकात करे। दोस्तों, एक दिन जब सूरज स्वाति की घर की ओर भिक्षा मांगने के लिए साधु के भेष में जाता है तो देखता है कि वहां पर स्वाति के सास ससुर थे। वहां पर वो जाता है और भिक्षा मांगता है और फिर थोड़ा सा चावल लेकर वो आगे बढ़ जाता है। अब जब भी मौका मिलता सूरज वहां पर जरूर जाता, लेकिन वो देखता था कि हमेशा वहां पर कोई न कोई रहता था। लेकिन एक दिन उसे ऐसा मौका मिल जाता है कि घर पर कोई नहीं था। वो वहां पहुंचता है और इधर उधर देखता है तो कोई नहीं था वहां पर। वो चौखट के पास खड़ा होता है और आवाज लगाता है तो अंदर से स्वाति कहती है, अभी कोई नहीं है घर पर। तो ये लड़का कहता है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या, मैं महात्मा जी के कुटिया पर से आया हुआ हूँ। तो स्वाति कहती है, ठीक है, आप ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ। दोस्तों, वो ग्लास में पानी लेकर जैसे ही आती है वो सूरज को देखती है और सूरज को देखते ही पहचान जाती है। सूरज भी स्वाति को देखता है। वो करीब 8-9 महीने के बाद स्वाति का चेहरा देख रहा होता है। दोस्तों, उसका आंख आंसुओं से भर जाता है। अब स्वाति को तो एक पल के लिए विश्वास भी नहीं हुआ कि उसके सामने सूरज है, लेकिन जैसे ही सूरज कहता है, कैसी हो स्वाति, दोस्तों, स्वाति जो है जैसे ही सुनती है वो 2 कदम पीछे हट जाती है। उसके बाद कहती है,
सूरज? सूरज कहता है, हाँ स्वाति, मैं ही हूँ। तो फिर स्वाति कहती है, सूरज ये क्या हाल बना रखे हो, यहाँ तुम कैसे आ गए, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो सूरज कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, और देखो मैं तुम्हारे घर पर आ गया। तो स्वाति कहती है, लेकिन ये गलत बात है। तो सूरज कहता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? तो स्वाति कहती है, देखो मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम ये क्या कह रहे हो? तो सूरज कहता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ सुखी हो? दोस्तों स्वाति भी रोने लगती है और फिर कहती है, सुखी तो इस संसार में कोई नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सुखी हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ तो बस इतना जान लो कि हाँ मैं सुखी हूँ, जैसा भी हूँ अच्छी हूँ। लेकिन तुम ये क्या हालत बना रखे हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम दिल्ली में हो या फिर मुंबई में कहीं और जगह पर काम कर रहे होगे। मैं जब भी घर जाती हूँ तो तुम्हारी माँ मेरे पास आती है और कहती है कि जब से शादी हुई है तब से तुम्हारा कोई पता नहीं है। कभी वो तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जब आएगा तो मुझे जरूर बताना तुम इतने दिन कहाँ पर थे और तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो। तो सूरज कहता है, तुम्हारे बिना मेरा कहीं दिल ही नहीं लग, इसलिए मैं नहीं गया। मैं वाकई में नहीं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। मैं तुम्हारे गांव के जो तालाब के पास शिव मंदिर है, उसी के बगल में जो कुटिया है महात्मा जी का, उन्हीं के पास मैं रहता हूँ। दोस्तों स्वाति कहती है, यहाँ पर तुम किस लिए रह रहे हो और तुम मेरे पास क्यों आए हो? मेरी मजबूरी को तुम समझो। अब मेरा मालिक कोई और है, मेरे पति हैं, मेरे सास ससुर हैं। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ? जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे भी माफ करो। मैं तुम्हारी इस जन्म में नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ अगले जन्म में हम दोनों जरूर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो सूरज था वो कहता है, नहीं स्वाति, तुम्हें मुझसे इसी जन्म में मिलना होगा। सूरज कहता है, तुम्हारा पति कहाँ रहता है? तो स्वाति कहती है, वो सूरत में रहते हैं। तो वो कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए रात में आऊँगा। तो फिर स्वाति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो? वो पूरी तरह से डर जाती है। तो सूरज कहता है, तुम मुझसे मिलने के लिए कुटिया पर आया करो। तो स्वाति कहती है, ठीक है मैं सोचूंगी, लेकिन किसी भी हाल में तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर मत आया करो। दोस्तों स्वाति डर के मारे पूरी कांप रही थी और वो पसीना पसीना हो चुकी थी। वो कहती है, अभी तुम यहाँ से तुरंत जल्दी से जल्दी जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो क्या होगा। हे भगवान, मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ। दोस्तों उसके बाद सूरज वहां से चला जाता है। कुटिया पर जाने के बाद सूरज निराश परेशान बैठ जाता है। वो ये सोच करके गया था कि स्वाति के पास जाते ही स्वाति मुझे गले से लगा लेगी, लेकिन दोस्तों वो उसे देखते ही वो 2 कदम पीछे हट जाती है, उसको समझाने लगती है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों वो जब हताश निराश परेशान बैठ जाता है तो बाबा जी उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, स्वास्थ्य तो तुम्हारा ठीक है, आज तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तो सूरज कहता है, नहीं बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी ज़्यादा धूप लग गई है। अब दोस्तों वो बैठता है और पानी पीता है, फिर स्वाति के बारे में ही सोचने लगता है। अब दोस्तों जैसे ही सोमवार का दिन आता है, स्वाति पूजा की थाली लेकर पूजा करने के लिए वहीं उस मंदिर में पहुंच जाती है। बाबा से आशीर्वाद लेती है और कहती है, बाबा जी मैंने सोमवार का व्रत रखना चालू की है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वो लड़की सूरज की ओर देखती है। सूरज उसको देखता है और फिर सूरज बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद फिर बाबा जी कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं और फिर सूरज स्वाति से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, ये मेरा विश्वास था। ऐसे ही तुम आया करना और मैं तुम्हें देख करके ही अपनी जिंदगी को काट लूँगा। लेकिन स्वाति उसे समझाती है कि ये सब बहुत गलत है, ये सब अच्छा नहीं है, देखो तुम अपने घर लौट जाओ।
हम इस जन्म में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। बस तुम हर हफ्ते यहाँ पर आया करना, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा और मैं तुम्हें देख लिया करूँगा। मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी सूरज स्वाति के घर का चक्कर काटने लगता है। अब इस बात से स्वाति काफ़ी परेशान हो जाती है। वो काफ़ी डरी रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक तो उसे उस पर दया भी आ रहा होता है और इधर उसे अपने पति से भी डर लग रहा हो। गांव वालों का भी डर था, अपने मायके वालों का भी डर था। दोस्तों, सूरज के जिद से स्वाति परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि जब लोगों को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ी बदनामी होगा। क्यों ना मैं अपने ही मुंह से सारी सच्चाई बता दूं। दोस्तों, उसका जो पति संदीप रहता है, वो सूरत से कमाकर अपने घर आया होता है और एक दिन वो रो रो कर अपने पति को सारी बातें, सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि वो लड़का 1 साल से यहाँ पर रह रहा है और उस कुटिया में बाबा जी के साथ इस तरीके से रह रहा है। दोस्तों, जैसे ही संदीप ये बात को सुनता है, उसके शरीर में मानो आग सी लहर उठ जाती है। वो स्वाति का हाथ पकड़ता है और फिर तुरंत उस कुटिया पर लेकर जाता है। वहां पर सूरज और महात्मा जी दोनों मौजूद थे। संदीप बाबा जी से सारी बात बताता है और कहता है। बाबा जी भी ये सारी बात सुनने के बाद दंग हो जाते हैं और कहता है कि इतना गहरा प्रेम आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। उसके बाद कुछ गुस्सा भी करते हैं। उसके बाद संदीप कहता है, बाबा जी, इससे पहले कि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए, इस जगह की बदनामी हो, स्वाति का हाथ पकड़े और यहाँ से चला जाए। मैं इसके लिए अपनी पत्नी को भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे इस हालत में इस तरह नहीं देख सकता। अगर शादी से पहले मुझे एक बार भी इसने बताया होता तो मैं शादी नहीं करता, बल्कि इन्हीं दोनों का शादी करवा देता। लेकिन अभी भी अगर ये चाहे तो ले जा सकता है। अगर स्वाति चाहे तो इसके साथ जा सकती है। मुझे अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं रह लूंगा इसके बिना। लेकिन ये अगर इसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है। अब दोस्तों, अजीब सी स्थिति बन जाती है। स्वाति के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कभी सूरज का चेहरा देखती, कभी संदीप का चेहरा देखती, कभी महात्मा जी का चेहरा देखती। संदीप कहता है, क्या सोच रही हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिंदगी अभी भी बहुत बाकी है, अभी भी बहुत जिंदगी जीनी है। मेरे साथ तो तुमने सिर्फ 1 साल गुजारी है, तुम जा सकती हो। दोस्तों, स्वाति इतना बात संदीप का सुनते ही उसके पैरों में गिर जाती है और फिर रोने लगती है। दोस्तों, संदीप की बात सुनते ही स्वाति उसके सीने से लग जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संदीप कहता है, कोई बात नहीं है, अगर मैं भी सूरज की जगह पर होता और सूरज के जैसा ही प्यार कर रहा होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता जो इसने अभी किया है। महात्मा जी कहते हैं, सही कह रहे हो बेटा, मैंने अपने जीवन में इतना गहरा प्रेम आज तक नहीं देखा। बेटा, अगर तुम इतना त्याग कर सकते हो कि इन दोनों का जिंदगी अगर बच जाए तो मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहूंगा। संदीप कहता है, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें सोच रहे हैं? बाबा, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। बाबा, आप इन दोनों से कहिए कि यहाँ से चले जाए और मैं इन दोनों की घर बसाने के लिए मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। दोस्तों, उसके बाद दोनों रोने लगते हैं और फिर स्वाति और सूरज दोनों महात्मा जी के पैर को छूते हैं, फिर संदीप के पैर को छूते हैं। उसके बाद संदीप उसे सूरत लेकर चला जाता है और फिर वहाँ उसे काम पर लगवाता है, उनके रहने और खाने का इंतजाम करता है। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जब वो अपने घर गांव वापस आए तो 2-4 साल तक उससे कुछ आदमी नाराज रहे, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक है। और इधर संदीप ने भी अपनी दूसरी शादी की। दोस्तों, स्वाति और सूरज के भी 3 बच्चे हैं और इधर संदीप के भी
2 बच्चे हो गए हैं। और दोस्तों आज भी ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल करके रहते हैं। सब आपस में आना जाना, भेंट मुलाकात सब कुछ किया करते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी और क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।